नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना प्रभाव रखने वाले सियासी किस्सों की इस सीरीज राजनीति में अब तक हम आपको उत्तर प्रदेश के कई किस्से सुना चुके हैं। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ गेस्ट हाउस कांड हो या फिर बाबरी मस्जिद, सिलसिलेवार अयोध्या की एक एक घटना हमने आपको इस सीरीज़ में बताया। साथ ही हमने बताया जगदंबिका पाल के एक दिन के मुख्यमंत्री बनने की कहानी से लेकर के और राजनेता से अपराधी बने अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि की हत्या कांड की। आज के इस कहानी की शुरुआत हम एक ऐसे नेता के बयान से करेंगे जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। एक ऐसा विवाद जिसने किसी को न केवल विधायक बल्कि मंत्री बनवाया तो वहीं कई दिग्गज नेताओं की राजनीति पर ग्रहण भी लगा दिया था। उन्हें जेल से और लेकर के और फिर पार्टी से बाहर तक का रास्ता दिखवाया। पर किस्से की शुरुआत करेंगे हम उस नेता की बयान की। पहले उस नेता का बयान हम पढ़ देते हैं आपके लिए। जो सपना देखा था काशीराम जी ने, उस सपने को मायावती चूर चूर कर रही हैं। आज मायावती जी टिकटों की इस तरह से बिक्री कर रही हैं। एक वेश्या भी अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं कर लेती उसको नहीं तोड़ती। पर ये देश की हमारी इतनी बड़ी नेता हैं, 3-3 बार टिकट बदलती हैं। मायावती जी किसी को 1 करोड़ रुपए पर टिकट देती हैं, 1 घंटे के बाद कोई 2 करोड़ रुपए देने वाला मिलता है तो उसको टिकट दे देती हैं, और शाम को 3 करोड़ दे देता है तो उसका भी टिकट काट कर उसको दे देती हैं। एक वैश्या से भी बदतर चरित्र की आज मायावती जी हो गई हैं। तारीख 20 जुलाई साल 2016। बसपा की दिग्गज नेता और 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती के लिए बयान उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे दयाशंकर सिंह ने दिया था। ये यूपी की राजनीति की एक बड़ी घटना थी। मायावती के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना एक बड़ी हलचल थी। अपनी आक्रामक शैली के लिए जानी जाने वाली मायावती ने इस बयान पर बेहद सूचितापूर्ण और सधी हुई प्रतिक्रिया दी, जिसका व्यापक असर हुआ। दयाशंकर सिंह का विरोध होने लगा। अपने बढ़ते विरोध को देखते हुए दयाशंकर सिंह ने अपने अभद्र बयान के लिए सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी। इतना ही नहीं, जब विवाद बढ़ने लगा, साथ ही साथ दयाशंकर को पार्टी से बाहर किए जाने की मांग को देखते हुए तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें न केवल उनका पद उनसे छीना बल्कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 6 साल के लिए दयाशंकर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं, जब विवाद बढ़ा तो राज्यसभा में खुद अरुण जेटली ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बयान के लिए माफ़ी मांगी। पर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। बसपा के नेता एक बड़ा विरोध करने की तैयारी में थे। एक ऐसा भद्दा विरोध जिसने उन्हें दयाशंकर की श्रेणी में ही लाकर खड़ा कर दिया था। 21 जुलाई 2016 दयाशंकर की बयानबाजी का ठीक अगला दिन। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब थे, सबको अपनी राजनीति चमकानी थी। बसपा नेता और 2015 में विधान परिषद सदस्य चुने गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने कुछ समर्थकों के साथ लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पहुंच गए। नसीमुद्दीन तब बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। उनके साथ थे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर, राष्ट्रीय सचिव मेवालाल और भी कई छोटे बड़े नेता। विरोध शुरू हुआ। दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पर इस सब के बावजूद भी दयाशंकर की गिरफ्तारी आसान नहीं थी। कारण थे कल्याण सिंह। दयाशंकर सिंह को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह का बेहद करीबी माना जाता था। दयाशंकर उनका बेहद खास था, इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी आसान नहीं थी। बहरहाल प्रदर्शन करते हुए बसपा ही अपनी दहलीज लांघ गए। कुछ ऐसा होने लगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, किसी को ऐसी उम्मीद भी नहीं रही थी। आरोप है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके सहयोगियों ने दयाशंकर सिंह की मां को पेश करो, बहन को पेश करो, बेटी को पेश करो जैसे नारे लगाए। दयाशंकर सिंह के बयान से बैकफुट पर चली गई भाजपा को नसीमुद्दीन और उनके समर्थकों ने मौका दे दिया। बसपा के बड़े नेता घिर गए। चूंकि बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को निष्कासित कर दिया था, लिहाजा मायावती से भी ये मांग उठने लगी कि वो उन नेताओं को पार्टी से बाहर करें, निष्कासित करें।
22 जुलाई 2016 दयाशंकर की मां तित्रा देवी ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर, मेवालाल गौतम, अतर सिंह राव और नौशाद अली के अलावा बसपा प्रमुख मायावती भी नामजद थीं। क्राइम नंबर था 458/16। इसी एफआईआर के चलते आगे चलकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर की गिरफ्तारी हुई। इस घटना ने दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह को लाइमलाइट में ला करके खड़ा कर दिया। दयाशंकर तो पार्टी से निकाल दिए गए थे, लिहाजा स्वाति सिंह ने बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाला। राजनीतिक बयानबाजी के मुद्दों को अब औरतों की अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा था। स्वाति सिंह ने तब मीडिया से बातचीत में कहा था, अगर मेरे पति ने गलती की है तो गलती की सजा उन्हें कानून देगा, लेकिन मेरे परिवार और मेरी बेटियों को लेकर जो भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं उनका जवाब कौन देगा। इसके बाद स्वाति सिंह का ग्राफ चढ़ने लगा। नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी हर समय स्वाति सिंह को आगे रखकर बसपा पर लगातार हमले करने लगी। स्वाति सिंह ने भी खुद को लखनऊ में बनाए रखा। अब दौर शुरू हुआ कयासों का। ये माना जाने लगा कि आगामी विधानसभा के चुनाव में स्वाति सिंह बड़ी भूमिका निभाएंगी। कयास सही साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी ने ठीक उसी समय पर 7 अक्टूबर 2016 को भारतीय जनता पार्टी ने स्वाति को महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। साथ ही साथ ये भी माने जाने लगा कि अब स्वाति विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगी। उसके पहले ये माना जाता था कि यदि ये सारी घटनाएं न होती, ये पूरा विवाद न हुआ होता, तो दयाशंकर सिंह बलिया सदर से विधानसभा का चुनाव लड़ते। पर इस घटना के बाद स्वाति सिंह को जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो स्वाति ने भी बलिया की सीट की मांग की, पर समझौते के तहत ये सीट भारतीय समाज पार्टी के हिस्से में चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने स्वाति सिंह को राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया। भाजपा और स्वाति दोनों के लिए एक बड़ा सट्टा था। भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर कभी जीत हासिल नहीं हुई थी। बहरहाल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए। जब नतीजे आए तो नतीजे स्वाति और भाजपा के पक्ष में थे। स्वाति इस सीट पर करीब 34,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीतने में कामयाब रही थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर खाता खोला। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार में स्वाति सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। कुछ समय के बाद दयाशंकर सिंह की भी भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो गई। उधर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बहुजन समाज पार्टी से विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। विधानसभा चुनाव में नसीमुद्दीन को पार्टी ने पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी। पार्टी को बुरी तरह हार मिली। चुनाव में पैसों की लेन देन को लेकर कई तरह के आरोप लगे। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई। कहा गया कि ये मायावती और नसीमुद्दीन के बीच की बातचीत है। इसके बाद मई 2017 में मायावती ने नसीमुद्दीन को पार्टी से निष्कासित कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई नसीमुद्दीन के मुश्किलों के बढ़ने की। दर्ज कराए गए मामले की पुलिस जांच चलती रही। सूबे का निज़ाम बदल गया। इस मामले में नसीमुद्दीन और बाकी आरोपी जमानत पर बाहर थे। फिर 12 जनवरी 2018 को यूपी पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में आईपीसी की धारा 506, 509, 153A, 34, 149 और पास्को एक्ट की धारा 11(1) के तहत चार्जशीट दायर कर दी। इस चार्जशीट में मायावती का नाम नहीं था। ये माना गया था कि घटनास्थल पर मायावती नहीं थी। ऐसे में मायावती का नाम इस चार्जशीट में नहीं हो सकता। बाकी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने 13 जनवरी को समन जारी किया। सभी आरोपियों को कोर्ट में तलब किया गया। आरोपी कोर्ट में नहीं आए। मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। आरोप तय नहीं किए जा सके। कोर्ट में कई तारीखें लगी पर कोर्ट का नोटिस खाली जाता रहा। आरोपी कोर्ट से नदारद रहे। हर बार कोर्ट के सामने हाजिरी से माफ़ी की अर्जी दे दी जाती थी। कोर्ट स्वीकार कर लेती थी और अगली डेट लग जाती थी। ऐसे करते हुए समय बीतता रहा। 22 सितंबर 2020 को कोर्ट ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। विशेष जज पवन कुमार राय ने खासी नाराजगी दिखाई। कहा कि त्रुटिवश हाजिरी माफ़ी की अर्जी स्वीकार की जाती रही। इसकी वजह से अभी तक आरोपियों के खिलाफ आरोप तय नहीं हो पाए हैं। खबरों की माने तो इस वारंट के बाद भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। एक बार फिर से तारीख लगी, पर अगली तारीख में भी जब ये दोनों नेता पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने इन दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया।
लगा कि अब रामअचल राजभर और नसीमुद्दीन कोर्ट आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। वो फिर कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद नाराजगी दिखाते हुए कोर्ट ने दोनों की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दे दिया। 18 जनवरी 2021 को जब यह आदेश पारित हुआ, तो इसके बाद भागे भागे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल राजभर कोर्ट के सामने उपस्थित हुए। 19 जनवरी को वो कोर्ट में पेश हुए। उसके पहले वो अपनी जमानत की अर्जी लगा चुके थे। हालांकि कोर्ट ने उस जमानत अर्जी पर सुनवाई करने से फिलहाल टाल दिया था। उन्हें जमानत नहीं मिल पाई और जब वो दोनों कोर्ट में पेश हुए तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो सभी जानते हैं। फिलहाल दयाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी में हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। स्वाति सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं, तो वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा से बाहर होने के बाद फिलहाल कांग्रेस की शरण में हैं। वो कांग्रेस के साथ जुड़ करके अपनी खोई हुए राजनीतिक जो ज़मीन है उसको तलाश करने में लगे हुए हैं। रामअचल राजभर भी बसपा से निष्कासन का दंश झेल रहे हैं। बहरहाल मायावती और दयाशंकर के विवाद के इस किस्से में इतना ही। उत्तर प्रदेश के ऐसे और सियासी किस्सों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे चैनल को लाइक कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के ऐसे और किस सियासी किस्से को आप हमसे सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।